Good evening, everyone. Good evening. Good evening. Shall we start the class? Yes, ma'am. Okay, great. So first, Manvi will start. Yes, Manvi. Manvi, are you there? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, yes. The Manvi age of first. industrialization. Manvi first. Yes, ma'am. Yes. First, you will tell us about all the concept. Okay, all these points which are mentioned here. Okay, and after that, you will give the short introduction of industrialization. Okay. Okay, ma'am. Okay, dear. जो इन एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर जो की कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके अंदर जो बेसिकली है कि क्राफ्ट्समैन जो हैं और मर्चेंट्स जो हैं, वो काम करते हैं बिकॉज पहले जो मैम की से पहले एक बार खुद बता दूं। हाँ, नो प्रॉब्लम। जैसे तुम्हें कंफर्टेबल लगता है वैसे स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? यस मैम। ओके। एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन चैप्टर के अंदर ये स्टार्टिंग है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन हमारे जो आज की हमारी मॉडर्न सोसाइटी है बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के अंदर हम इंडस्ट्रीज से बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा सराउंडेड हैं। तो ये कैसे स्टार्ट होता है? पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन था जहाँ पे लार्ज स्केल इंडस्ट्री थी, बट पहले मशीन्स का इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता था और क्राफ्ट्समैन और मर्चेंट्स जो थे वो अपने मेंबर्स के साथ अपना काम करते थे। और उसके बाद बहुत ज़्यादा फिर चेंजेस हुए, ड्रास्टिक चेंजेस हुए। पहले फिर अब मशीन्स आने लगी थी और मशीन्स आने लगी थी। पहली कॉटन मिल आई थी जिसे जो कि रिचार्ड आर्कराइट ने बनाई थी। तो ये सब अब सारे चेंज हो रहे थे, इंडस्ट्रियल चेंज हो रहा था। जो टैनिंग होता है इसका मतलब होता है कि जो रॉ हाइड है उसे लेदर में कन्वर्ट करना बाय सोकिंग इन लिक्विड टैनिक एसिड के अंदर इसे कन्वर्ट करना। ये जब कॉटन मिल की वर्क इंडस्ट्री के अंदर ये काम होता था टैनिंग। ऐसे ही फूड प्रोसेसिंग भी हमारा एक एज ऑफ इंडस्ट्री मतलब हमारा मास लेवल पे किया जाता था और बहुत सारे कंज्यूमर्स को दिया जाता था। फूड प्रोसेसिंग के अंदर टेक्निक होती थी चॉपिंग एंड मिक्सिंग फूड फॉर मेकिंग, जैसे जैम्स जूसेस वगैरह करने के लिए। फिर जो विक्टोरियन रेंज जो होता था वो विक्टोरियन रेंज जब क्वीन विक्टोरिया के टाइम का था। इस समय इस पीरियड के समय बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने भी इन्हीं की राइट से वो लिया था कि सोल वो लिया था कि हमें ट्रेड करना है कंट्री के साथ कि ब्रिटेन में यही कंपनी होगी। ऐसे ही ब्रिटेन ने फिर अपना वो किया था। ऐसे एक ब्रीवरी होती है जहाँ पे बियर जो है वो कमर्शियली इट इज मेड। सो ब्रीवरिंग जो होती है वो मतलब कि हम इट इज अ मेड ऑफ मेकिंग वाइन, सो दैट्स हाउ द वाइन इज मेकिंग बाय फर्मेंटिंग द फ्रूट्स एंड ग्रेप्स। उन्हें बिल्कुल खराब कर देना, पहले उन्हें राइप करना फिर उन्हें फर्मेंट करना, जिसकी वजह से यीस्ट जो है अल्कोहल प्रोड्यूस करता है वो करना। फिर एक वैग्रेंट का मतलब होता है जो पर्सन। अब इंडस्ट्रियलाइजेशन के पीरियड के समय जब अब चेंज आ रहा है, अब लोगों से हाथ से सारे मशीन्स जा रही है, तो अब जो लेबर्स हैं वो अब वर्कर्स जो हैं वो मशीन्स और इंडस्ट्रीज में जाके काम करेंगे। तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने अपना होम छोड़ दिया और फिर वो काम काम के उसमें सर्च में दे केम टू सिटीज। तो उन्हें वैग्रेंट कहते थे जिनके पास कोई काम नहीं है, सेटल्ड होम नहीं और उन्हें अभी तक कोई रेगुलर वर्क नहीं मिला, वो अभी वर्क के फाइन में है। इसी समय जो ऊपर मिडिल क्लास थी जो कि बनी थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से बहुत सारे जो लोग थे बहुत ज्यादा को प्रॉफिट हुआ था, तो उस क्लास को हम बॉर्गियोस कहा था। ये एक नई मिडिल क्लास उस समय इमर्ज हुई थी। जो गुमाश्ता है वो एक इंडियन वर्ड है, इसका मतलब होता है एक एजेंट। जो मिडल मैन जो है मर्चेंट और वीवर्स के बीच में काम करता था। ये पहले काम करता था जब हमारा जो सी रूट से तरफ हमारी कॉटन बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करी जाती थी। कॉटन हमारे टेक्सटाइल्स बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट करते थे और गुमाश्ता जो है इंडियन के जो अंदर ट्रेडर्स हैं वीवर्स उनके साथ कांटेक्ट बनाते थे बाहर के मर्चेंट्स वगैरह सबके साथ। और स्टेपलर होता है जो कि पर्सन स्टेपल्स करता है और वूल इंडस्ट्री में इसका काम है। ये जो है वूल इंडस्ट्री जो आई थी उसके अंदर इसका यूज था। Very good, Manvi. Yes. So now I'm going to ask some of the question. Okay, one by one.
जिसे भी पता हो, रेज योर हैंड. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, व्हिच इज द फर्स्ट इंडस्ट्रियल नेशन इन द वर्ल्ड? कौन सा सबसे पहला फर्स्ट नेशन इंडस्ट्री का बना था? यस, यस फुरकान. Britain. Very good, Britain. Okay. Next question we have. Why did the demand for goods increase in Britain in the 17th and 18th century? क्यों गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो गई थी ब्रिटेन में 17th और 18th सेंचुरी में? यस, रेज योर हैंड. यस उत्सव. यस उत्सव. The world trade भी increase होने लग गया था. वेरी गुड, बिकॉज वर्ल्ड ट्रेड जो है वो एक्सपैंड हो रहा था या इंक्रीज हो रहा था. ओके, अनदर. यस वंश. मैम कॉलोनीज इस्टेब्लिश हो रही थी अलग अलग वर्ल्ड में, अलग अलग जगह पे. ओके, वेल डन. कॉलोनी सेटअप हो रही थी, दैट इज व्हाई. ओके, गुड. नेक्स्ट वी हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन. What do you mean by industrialization and what are the features of it? Who will tell us? And who will explain this topic? Yes, raise your hand first. Ma'am, Yes. could you please Yes. say the question? Again. Repeat the question. Okay. So the question is, what do you mean by industrialization and what are the features of it? And who will explain this? Maruf was raising his hand. Yes, Maruf. इंडस्ट्रियलाइजेशन एक प्रोसेस होता है जिसमें हम बेसिकली जो प्रोडक्शन करते हैं विद द हेल्प ऑफ मशीन, वो लार्ज स्केल पे होता है, जिसे हम फैक्ट्रीज में करते हैं. वो बेसिकली वन रूफ के अंदर हमारा सारा काम हो रहा होता है. और जो हमारी फर्स्ट इंडस्ट्रियलाइज नेशन है वो ब्रिटेन था. अब इसके फीचर्स ये है कि मतलब एक तो टाइम कंज्यूम नहीं होता था और प्रोडक्शन बहुत ही जल्दी हो जाती थी. ठीक है. Any other point, Maruf? Who will tell me about what are the advantages and disadvantages of industrialization? इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या एडवांटेजेस है, क्या फायदे हैं और क्या नुकसान है? कौन बताएगा? रेज योर हैंड. यस उत्सव. उत्सव, आप इसके एडवांटेजेस बताओ एंड फुरकान इसके डिसएडवांटेजेस बताएगा. यस. इंडस्ट्रियलाइजेशन का एडवांटेज है, इससे चीपर, यस, वेरी गुड. इससे प्रोडक्शन ज्यादा होता था मास लेवल पे, और चीपर गुड्स भी इससे बन जाती थी. ओके, वेरी गुड. मतलब कि चीप होता था गुड, राइट, और डिमांड भी इसकी बहुत ज्यादा थी और प्रोडक्शन मास लेवल पर होती थी. वेरी गुड. यस फुरकान, डिसएडवांटेजेस इसके क्या थे? जो मेडर्स थे उनकी डिमांड कम हो गई थी क्योंकि इंडस्ट्रीज आने लग गई थी और सारे वर्क जो थे वो इंडस्ट्रीज करने लग गई थी, जिसके कारण जो मेड्स थे वो उनको क्या सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी. वेरी गुड. बहुत सारी उन्हें प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी. ठीक है. ओके. नेक्स्ट टॉपिक वी हैव प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन. यस मानवी. Proto-industrialization means large-scale industrial production for an international market. This production was not based on factories.
इन द 17th सेंचुरी जो मर्चेंट्स जो होते थे वो टाउन से कंट्री साइड में आ गए, क्योंकि मर्चेंट्स कंट्री जो टाउन्स है उसके अंदर ऑलरेडी जो बिजनेस अपना स्टैब्लिश करके रखे थे, उन्होंने उनको ग्रो करने के लिए वो नहीं दिया, तो सो दे मूव टू द कंट्री साइड. Merchants supplied the money and the raw materials to peasants and artisans, and they produced the goods for an international market. This was done in proto-industrialization, that the production was made at a large scale in the countryside. Very good. Now I will ask 2 to 3 questions. Raise your hand first. First question is, who created the cotton mill? किसने create की थी cotton mill? Raise your hand first. और प्लीज ये भी बता देना कि आप लोगों को ये प्रोटो इंडस्ट्रियलाइजेशन समझ आ गया है। मानवी ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करा है। गुड। यस वंश, यू कैन एक्सप्लेन, यू कैन गिव द आंसर। सॉरी, यस यू कैन गिव द आंसर। यस वंश। मैम रिचर्ड ऑकराइट ने सबसे पहले कॉटन मिल करा था। वेल डन, वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु मैन्युफैक्चर्ड द न्यू मॉडल ऑफ द स्टीम इंजन? स्टीम इंजन का न्यू मॉडल किसने मैन्युफैक्चर किया था? हु मैन्युफैक्चर्ड दिस? रेज योर हैंड फास्ट। थिंक अबाउट इट, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड मानवी। और किसे पता है? किसी को भी नहीं, कोई बात नहीं। मानवी यस, ध्यान से सुनना सारे। यस मानवी। Ma'am, Newcomen produced the Matthew Bolton manufactured it, and it was the idea was produced by Newcomen, and it was improved by James Watt. वेल डन, वेरी गुड। किसने इसे दोबारा से मतलब इसमें अमेंडमेंट किए ये भी बता दिया, और किसने मैन्युफैक्चर करा ये भी बता दिया मानवी ने। वेल डन। नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, yes, next question. What was the status of Indian silk and cotton goods before the age of machine industries? क्या स्टेटस था इंडियन सिल्क और कॉटन गुड्स का बिफोर मशीन इंडस्ट्री? यस मारूफ। ये जो इंडिया का स्टेटस था उस टाइम, इंडियन एंड चाइनीज जो मार्केट था वो डोमिनेटिंग था, और जो इंडियन कॉटन था वो पूरे वर्ल्ड में एक एरा की तरह सिंबलाइज किया गया था उस टाइम, क्योंकि ऑल द प्रोडक्शन वाज गोइंग ऑन द लार्ज स्केल विद द हेल्प ऑफ ओनली इंडियन रॉ कॉटन। वेरी गुड। हमारे यहाँ से बहुत सारा रो कॉटन कहा जा रहा था, ब्रिटेन जा रहा था, राइट? और ये जो हमारा जो मतलब कॉटन था यहाँ का, कॉटन या सिल्क, वो सारी मार्केट्स को, इंटरनेशनल मार्केट्स को डोमिनेट कर रहा था। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। कमिंग अप ऑफ फैक्ट्रीज। यस, ये पॉइंट्स जो है इसमें से काफी पॉइंट्स मारूफ बता चुका, ठीक है। थोड़ा और इसको एक्सप्लेन और एग्जैजुरेट करके कौन बताएगा? रेज योर हैंड। हु विल एग्जैजुरेट इट? वेरी गुड मारूफ। और कोई और? ओके मारूफ, यू कैन एक्सप्लेन। ध्यान से सारे सुनना प्लीज। यस मारूफ। अब इसमें क्या था, सीरीज ऑफ इन्वेंशन होते थे, मतलब हर एक स्टेज एक ही फैक्ट्रीज में करी जाती थी, और जो बहुत सारी फैक्ट्रीज बनना शुरू हो गया था इंग्लैंड में, जिसके कारण वहाँ की पॉपुलेशन भी इंक्रीज हो रही थी और डिमांड्स भी इंक्रीज हो रहा था। और जो अर्ली फैक्ट्रीज थी वो इंग्लैंड में बनना शुरू हुई थी बाय 1730s। ओके मानवी, मानवी नेक्स्ट यू कैन एक्सप्लेन मोर। यस मैम, 1730 के अंदर फर्स्ट फैक्ट्री आई थी, और वो जो थी वो कॉटन की आई थी, और वो इंग्लैंड के अंदर आई थी।
इसके अंदर सबसे पहले कॉटन की फैक्ट्री आई थी, तो पहले जो था इंग्लैंड के अंदर कम कॉटन यूरोप में कर रहा था, बट जैसे जैसे फैक्ट्री बढ़ी बहुत ज्यादा कॉटन जो है इंपोर्ट कर रहा था। इसके अंदर बहुत सारे इनोवेशंस हुए, जिसकी वजह से जो कॉटन मैन्युफैक्चरिंग के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे कार्डिंग, ट्विस्टिंग, स्पिनिंग, रोलिंग एक्सेट्रा। हर एक प्रोसेस के लिए नई नई वो मशीनरीज बनाई गई, जिसकी वजह से हर एक प्रोसेस बहुत जल्दी हो पाया और आउटपुट वर्क जो इंक्रीज हो गया, प्रोडक्शन और जो स्ट्रॉन्गर थ्रेड्स और यार्न अब बनने लगी। वेरी गुड। ओके, 5 मिनट्स ले लो आप सभी, और जितना अभी तक कंप्लीट किया हम सबने उतना एक बार रिवाइज कर लो, ठीक है? और कोई डाउट आता है पूछ लेना, ठीक है? टेक 5 minutes and revise everything.